हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। एक्सप्रेशंस सबसे पहला टॉपिक है, उसके बाद हम जानेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या होते हैं, आपके लिटरल्स, कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स को यूज़ करने के बाद एक स्टेटमेंट बनती है, एक वैल्यू निकल के आती है, एक आउटपुट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के आउटपुट को दिखाने के लिए। ठीक है, ऑपरेटर्स एक बड़ा ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ हमारे पास अर्थमेटिक, इसकी टाइप्स भी हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू और जानते हैं ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में और इन सारे टॉपिक्स के बारे में कि कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, कैसे कंपैरिजंस को यूज़ करेंगे और कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है। स्क्रिप्ट टैग हम लिख लेते हैं इसके अंदर और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी 5th कॉन्सेप्ट की वीडियो है, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए मैं गूगल क्रोम चूज़ कर लेता हूँ और ये मेरा ओपन हो चुका है। और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमें कंसोल लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है मेरी फ़ाइल और ये रहा मेरा कोड। तो एक बार हम कंसोल लॉग कर लेते हैं ताकि हम चेक कर लें कि आउटपुट प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंसोल लॉग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CO कंसोल लॉग और इसके अंदर दिस इज़ द कोडिंग डेव। ठीक है, तो ये मैंने कोडिंग डेव लिख दिया है। चेक कर लेते हैं, दिस इज़ द कोडिंग डेव। ओके, सो हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्राउज़र के अंदर वर्क कर रहा है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर कि देखिए, अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी प्रोग्रामिंग के अंदर गलत नहीं होता है जब तक आप उसकी लिमिट्स के अंदर उसको लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, या द कोडिंग डेव एज अ स्ट्रिंग लिखा है, या मैं इसकी अगली स्टेटमेंट में फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नल लिख देता हूँ या अनडिफाइंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कोई भी मिल के एरर नहीं जनरेट करते हैं जब तक मैं इनको लिमिट्स के बाहर गलत नहीं लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अपनी उसकी खुद की लिमिट के बाहर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए द कोडिंग डेव है, अब मैं इसी को यहाँ पे द कोडिंग डेव लिख देता हूँ, तो ये मैंने इसको अपनी उसकी स्ट्रिंग की लिमिट से बाहर का टेक्स्ट लिख दिया है। तो अब ये क्या करेगा, ये मुझे एक एरर जनरेट करवा के बता देगा कि ये कोई भी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, और उसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 10 और लेट b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, a
और बी, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा ली 10 और 4। अब मैं अप्लाई करूँगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो जिनमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे a प्लस बी जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब मेरे को इसके अंदर a प्लस बी को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में कोई एरर तो नहीं है। तो ये देखिए a प्लस बी 14, तो ये कैलकुलेशन करके मुझे बता रहा है कि 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 होता है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे सब्ट्रैक्शंस का है तो a माइनस बी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फिर हमारे पास डिवाइड का आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डिफाइन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडुलस। तो मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। चेक कर लेते हैं इसके आउटपुट्स। तो देखिए a प्लस बी हमारा 14 आ रहा है, a माइनस बी हमारा 6 आ रहा है, a मल्टीप्लाई b यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40, a डिवाइडेड बाय b इज़ 2.5 और a मॉडुलस b इज़ 2। अब a मॉडुलस b क्या होता है? a मॉडुलस b होता है कि जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 2। तो जो 2 रिमाइंडर आएगा वो इसका रिजल्ट होता है मॉडुलस का। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए कि 10 मॉडुलस 4 क्या है, तो आपको सिर्फ उसका रिमाइंडर बताना है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 10 मॉडुलस 4 क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये प्रैक्टिकल्स में आता है, जब भी आप एज अ फ्रेशर का इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस का ही पार्ट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही पार्ट है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ जस्ट एक a की वैल्यू, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया a की वैल्यू a के इक्वल, तो अभी मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ a की वैल्यू a के इक्वल के। तो मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं, a इज़ इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू 10, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीमेंट हो जाए। तो जब भी प्लस प्लस पहले आएगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं प्रिंट करवाता हूँ a को। तो अब ये यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे ये 10 प्लस 1 हो चुका है, इज इक्वल टू 11 बन चुका है, और यहाँ पे ये 11 ही रहेगा इस स्टेटमेंट के लिए। एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 ही है, लेकिन जब मैं इसको अगली लाइन में क्या करूँगा? अब मैं इंक्रीमेंट को a प्लस प्लस के इक्वल कर दूँगा। तो अब क्या आना चाहिए आउटपुट, ये आप मुझे बताइए कि अभी आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए ये आप मुझे बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे भी अभी भी 11 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका इंक्रीमेंट जो है वो बाद में हो रहा है। तो इसका जो आउटपुट है वो इसकी अगली लाइन में क्या आएगा? यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 11 ही रहेगा। तो अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अगली लाइन में इसका वैल्यू 12 आ चुका है। तो ये इंक्रीमेंट जो है ये पहले इंक्रीमेंट कर देता है, ये जो इंक्रीमेंट है ये बाद में इंक्रीमेंट करता है। मतलब इसका आउटपुट आपको अगली लाइन में दिखेगा
जब भी आप इंक्रीमेंट बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है, सिमिलर फैशन होता है, सिमिलर तरीके से यहाँ पे हम b को यूज़ करते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो सेम यही मेथड यूज़ करेंगे, सेम इसी तरीके का पैटर्न रखेंगे और आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो देखिए b = 4। अब सेम मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ b ++ b। तो अब क्या आना चाहिए आउटपुट में, 5। हम बिना कंसोल को देखें यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3। तब सेम अब मैं b को प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे b कितना आएगा, 3। और अगली लाइन में जब मैं फिर से डिक्रीमेंट करूँगा, लेकिन इस बार मैं डिक्रीमेंट बाद में करूँगा, तो मेरी वैल्यू b की क्या आएगी, 3। और अगली लाइन में मेरी b की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत बार इंटरव्यूज़ में टेक्निकल में पूछा जाता है अगर आप एज अ फ्रेशर का इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। इस सारे प्रोग्राम को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। तो लेट a = अब मैं इसके लिए वैल्यू ले लेता हूँ, a = 10। ठीक है, अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो कंसोल लॉग करूँगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, 10। देख लेते हैं एक बार ब्राउज़र में, 10। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी 10 की। अब मैं चाहता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू मैं क्या करूँ, a + = 5। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, a + 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, a की प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, फाइल मैंने सेव नहीं करी थी तो यहाँ पे 15 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी हमारे पास पैटर्न होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे a+, a-, उसके बाद a*, a/, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ करके आप इनका आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इन सब का आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए, पहले हमारे पास वैल्यू थी इसकी 10, तो मैंने a + 5 किया तो ये 15 हो गया। फिर मैंने a - 5 किया तो ये 10 हो गया। उसके बाद मैंने 10 × 5 किया, 50 हो गया। 50 ÷ 5 किया, फिर से 10 हो गया। तो ये जो है ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर। तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, सबसे पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारे पास, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। उसके बाद आता है ट्रिपल इक्वल टू। उसके बाद लेस देन इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये 3-4 तरह के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और इनमें ग्रेटर देन भी होता है, अकेला लेस देन भी होता है। ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं।
तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ये क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ए की भी और बी की भी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है वैल्यू इक्वल एंड टाइप इक्वल। टाइप इक्वल का मतलब कि अगर मैंने इस साइड इंटीजर लिया है तो उस साइड भी इंटीजर होना चाहिए, तभी ये ट्रू देगा मुझे। वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ग्रेटर देन जस्ट। इसका मतलब वैल्यू लेस देन एंड इक्वल, और इसका मतलब सिर्फ वैल्यू लेस देन होना चाहिए, और इसमें नॉट इक्वल, मतलब दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक प्रोग्राम भी कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, जो कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अभी के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर 12 वैल्यू डाल देते हैं और बी के अंदर हम 8 वैल्यू लिख देते हैं। अब मैं सारे ऑपरेटर्स के साथ इसको यूज़ कर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका आउटपुट आता है। तो कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल लॉग करने के बाद मैं क्या करूँगा, a इज़ इक्वल टू बी करता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन में आउटपुट में फॉल्स आता है। इसका मतलब है कि जो a है वो b के इक्वल नहीं है। और सेम अगर मैं b को भी 12 कर देता हूँ और a को भी 12 कर देता हूँ, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आ गया है ट्रू। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। ठीक है, अब मैं 3 इक्वल को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो 3 इक्वल को जब मैं यूज़ करूँगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास दोनों ही केस में फॉल्स आएगा। तो मैं एक अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ सो दैट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि ट्रिपल इक्वल टू का फ़ायदा क्या है। तो देखिए, अब मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ और फिर आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट आती है ट्रू। तो मतलब ट्रिपल इक्वल टू जो है वो बता रहा है कि ये बराबर है। लेकिन अगर इसी 12 को मैं सिंगल कोट्स में रख देता हूँ तो क्या ये ट्रू देगा? जी नहीं, ये ट्रू नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसी को अनकमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ डबल इक्वल लगे हैं, और ट्रिपल इक्वल वाली स्टेटमेंट को भी मैंने अनकमेंटेड ही रखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों का आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए, ऊपर वाली वैल्यू का आउटपुट ट्रू आया है लेकिन नीचे वाली वैल्यू का फॉल्स आया है। तो जैसे कि इसकी स्टेटमेंट बताती है वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी टाइप का है। लेकिन ट्रिपल इक्वल का मतलब क्या है, वैल्यू सेम होनी चाहिए और उनकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो दूसरा वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में। तो इसकी वैल्यू मैं फिर से 12 और 8 कर देता हूँ। अब मैं कंसोल लॉग यूज़ करूँगा। a ग्रेटर देन b के लिए। तो इसका मतलब है कि क्या 12 8 से बड़ा है? अगर बड़ा है तो ये मुझे आउटपुट में ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं इसको 18 कर देता हूँ तो क्या ये मुझे वैल्यू क्या देगा? फॉल्स देगा। तो इसका मतलब ये दोनों ना ही इक्वल हैं, और अगर मैं इन दोनों को बराबर भी कर देता हूँ तब भी ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि
इसका मतलब है वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसकी जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल यूज़ कर लेता हूँ तो ये मुझे ट्रू दे देगा। इसका मतलब है वैल्यू ग्रेटर देन भी चलेगी और इक्वल टू भी चलेगी। ठीक है, अभी इसी सिमिलर फैशन में हम लेस देन को भी यूज़ करेंगे। तो लेस देन का भी पर्पज़ सेम ही है। लेस देन का पर्पज़ क्या है? ए लेस देन बी। क्या ए छोटा है बी से? इसको मैं 18 कर देता हूँ या 19 कर देता हूँ, तो चेक कर लेते हैं क्या ए छोटा है बी से। जी हाँ, ए की वैल्यू मेरे पास 12 है और बी की वैल्यू मेरे पास 19 है। तो अभी मैं इसको 8 कर देता हूँ बी की वैल्यू को और ए की वैल्यू 12 ही रहने देता हूँ। तो क्या ये मेरे पास फॉल्स आएगा? जी हाँ, ये फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल यूज़ करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, तो ये भी हमने सिमिलर वे में ग्रेटर देन और लेस देन सेम ही वे में वर्क करते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आती है हमारी नॉट इक्वल की बारी। तो नॉट इक्वल में क्या होता है? नॉट इक्वल में हमारे पास कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वो दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो चेक कर लेते हैं, आउटपुट में हमारे पास फॉल्स आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की वैल्यू अलग कर देता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो ये हमारे पास सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। तो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है डबल बार, एक होता है एम्परसेंड, एक होता है नॉट। ठीक है, तो मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होता है, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर और इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा और ऑपरेटर आ गया, ये हमारा एंड ऑपरेटर आ गया और ये हमारा नॉट ऑपरेटर आ गया। तो इनके फंक्शन भी सेम सिमिलर हैं और ये यूज़ भी बहुत होते हैं। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम इन तीनों ऑपरेटर्स को बहुत बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो और ऑपरेटर बोलता है कि या तो ये भी ट्रू है या ये भी ट्रू है, तब मैं ट्रू दे दूंगा। दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो मैं ट्रू दे दूंगा। तो मान लेते हैं मैं ए की वैल्यू 12 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, सी की वैल्यू 16 ले लेता हूँ और डी की वैल्यू 20 ले लेता हूँ। ठीक है, अब कंसोल लॉग करते हैं। तो जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऊपर यूज़ करे थे a इज़ इक्वल टू बी के लिए, वही कंपैरिजन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो a इज़ इक्वल टू कितना? 12 ले लेते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? चेक कर लेते हैं हम ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बताए इन दोनों में से क्या इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। मैंने लिख दिया a इज़ इक्वल टू 12 और d इज़ इक्वल टू 23। अब इन दोनों में से मैंने कंपैरिजन करा कि a की वैल्यू जो है अगर 12 के बराबर है तो मुझे ट्रू दे दे और d की वैल्यू अगर 23 के बराबर है तो मुझे ट्रू दे दे। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे तो ट्रू है कि a की वैल्यू 12 है, ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है 23 के इक्वल और d की वैल्यू जो है वो 20 है, तो 20 23 के इक्वल नहीं है। तो दोनों में एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है।
लेकिन इसके अंदर ये और ऑपरेटर भी है। और ऑपरेटर का जो काम है वो क्या है, वो बताएगा कि अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ये ट्रू ही आउटपुट में देगा। अभी मैं आपको ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो ब्राउज़र पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब है और ऑपरेटर तभी वर्क करता है जब दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो वो आउटपुट ट्रू ही देगा हमेशा ही। तो दोनों में से मान लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो फॉल्स, अगर एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो ट्रू, अगर एक फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब भी ये ट्रू देगा। अगर दोनों ही ट्रू है तो ये ट्रू देगा। ठीक है, तो ये अपना जो है और ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में से। एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसी स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, अब मान लीजिए मेरे पास A12 था और D की वैल्यू 23 के इक्वल करवाना चाह रहा हूँ। तो अब A12 है, मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये ट्रू है, और दूसरा D23, लेकिन D की वैल्यू तो 20 है, तो 23 के बराबर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये और ऑपरेटर के विपरीत काम करता है, मतलब उसके उल्टा काम करता है। यहाँ पे अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी का कंपैरिजन करते हैं। इसी को अगर मैं 20 ले लेता हूँ, अब मैंने दोनों वैल्यूज़ को ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो जो एंड ऑपरेटर है वो इन दोनों के उल्टा काम करता है, और ऑपरेटर के उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी ये फॉल्स रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों ट्रू है तो ही एंड ऑपरेटर ट्रू आउटपुट देगा, वरना फॉल्स ही आउटपुट रहेगा। तो ये यहाँ पे अगर कोई भी एक ट्रू हो जाता है और ऑपरेटर के लिए तो वो ट्रू हो जाता है उसका आउटपुट, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो उसका आउटपुट फॉल्स ही रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर का क्या काम है, नॉट ऑपरेटर हमने यहाँ पे भी चेक करा, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उसका काम है बराबर नहीं होना। तो मान लीजिए अगर मैं कोई भी ऑपरेशन लिखता हूँ A = B, तो अब इसका आउटपुट आपके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, क्या 12 8 के इक्वल है, क्या 12 8 के इक्वल है? तो आउटपुट में देखते हैं फॉल्स। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका आउटपुट आ रहा है क्या, फॉल्स। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका आउटपुट जो है वो मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके सामने बस नॉट लिख दूँगा, तो ये क्या करेगा, इस फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये देखिए, इसने इस आउटपुट को ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को क्या 12 8 के इक्वल है, तो इसका आउटपुट जो था वो फॉल्स आना था, लेकिन मैंने नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके इसको ट्रू कर दिया।
ठीक है। तो अभी इसका केस ही मान लेते हैं कि अगर मैं दोनों की वैल्यू को 12 कर देता हूँ, यानी कि 12 कर देता हूँ, ए की वैल्यू भी 12 कर देता हूँ और बी की वैल्यू भी 12 कर देता हूँ, तो इसका आउटपुट जो है वो ट्रू होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा रखा है, तो इसकी वजह से इसका आउटपुट भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखिए फॉल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो नॉट ऑपरेटर जो है वो उसके आउटपुट के विपरीत काम करता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो इसी के साथ सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो देख लेते हैं हमारे टॉपिक्स एक बार फिर से। एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेशंस के बारे में हमने जान लिया। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं इन सब को एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो हम ये इंक्रीमेंट और प्लस माइनस हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, फिर उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे जो हैं ये ऑपरेटर्स हैं, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, इजिकल टू, डबल इजिकल टू, कंपेयर, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, उसके बाद और, एंड, नॉट, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। और जो इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।